इस वीडियो में हम केंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका से हेलीबोरस दवा को समझेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछने बताने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट साथियों। सबसे पहले डॉक्टर केंट बतला रहे हैं हेलीबोरस के ब्रेन और माइंड के सिम्टम्स। तो कहते हैं कि हेलीबोरस की कंप्लेंट्स में थोड़ी बहुत जड़ता तो रहती ही है, कभी पूरी तरह से बिल्कुल जड़ स्टूपर रहता है तो कभी थोड़ा सा पार्शियल, लेकिन जड़ता और सुस्ती पक्का रहना है। ये हेलीबोरस दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम और मन की प्रॉब्लम्स में काम आता है, स्पेशली दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों की इन्फ्लामेशन और पागलपन जैसी दिक्कतों में। इसमें बॉडी और माइंड की एक अजीब सी सुस्ती या जड़ता हो जाती है। सबसे एक्सट्रीम स्टेज बेहोशी की होती है। दिमाग में कंजेशन या इन्फ्लामेशन होने पर जो हाइड्रोकेफेलस मेनिंजाइटिस या दिमाग की इन्फ्लामेशन तक पहुंच जाती है तो जड़ता के साथ पूरी बेहोशी हो जाती है। शुरुआत में भी यानी कि आप समझ रहे हैं कि कंजेशन या इन्फ्लामेशन होने पर जो हाइड्रोकेफेलस मेनिंजाइटिस वगैरह या इन्फ्लामेशन वगैरह तक हो जाए तो उस कंडीशन में बेहोशी कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा हेलीबोरस के केस में। शुरुआत में भी हेलीबोरस में वो वाइल्डनेस और डिलीरियम नहीं होता जो आपको नॉर्मली स्टामोनियम और बेलाडोना में देखने को मिलता है। ये पैसिव होता है। जब डिलीरियम की उग्रता शांत हो जाती है और पेशेंट जड़ता में चला जाता है तब ये काम आता है, यानी कि हेलीबोरस काम आता है। पेशेंट पीठ के बल लेटा रहता है, आंखें आधी खुली, सिर घूमता हुआ, मुंह खुला, जीभ सूखी, आंखें चमकहीन, बस घूरता रहता है। बात करने वाले को भी घूरता रहता है, जवाब देने में बहुत देर लगाता है या देता ही नहीं है। ये उसका अपीयरेंस बतला रहे हैं कि किस तरीके से आप हेलीबोरस के पेशेंट को देखेंगे। दिमाग की परेशानी के वायलेंट अटैक्स तो अक्सर अचानक खत्म हो जाते हैं, सडनली एकदम वायलेंट अटैक जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो पैसिव होते हैं वो लंबे चलते हैं और वही हेलीबोरस सबसे अच्छा काम आता है। हेलीबोरस का केस हफ्तों या महीनों तक जड़ता में पड़ा रहता है। हेलीबोरस का जो पेशेंट होगा वो लंबे समय तक इस तरह के सुस्ती और इस तरह के सुनपन में रहेगा। धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, कंटिन्यूअस वीकनेस उसके अंदर बढ़ता जाता है। वो अपने लिम्स को सिकोड़ कर पीठ के बल लेटा रहना चाहता है, पीला और बीमार जैसा दिखता है, पूछने पर धीरे धीरे जवाब देता है। टेक्स्ट में कहा गया है, जैसे उनके समय डॉक्टर केंट बतला रहे हैं कि उनके समय के जो टेक्स्ट वगैरह थे उसमें जैसे बतलाया गया कि संवेदनहीनता की सीमा पर जड़ता, मतलब संवेदनहीनता, बिल्कुल भी संवेदना है ही नहीं और उसके एकदम पराकाष्ठा आप समझ लीजिए कि उस जगह पर जड़ता। और एक और कॉमन बात बतला रहे हैं कि शरीर पर मन की शक्ति में कमी, शरीर पर मन की शक्ति में कहीं मन का कंट्रोल आपका नहीं रह रहा है, शरीर पर मसल्स काम नहीं करती, वो विल का पालन नहीं करती। विल कहने का मतलब आपकी अंदरूनी इच्छा में आपके कंट्रोल में वो नहीं, आपकी मसल्स आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। ये एक तरह का पैरालिटिक स्टेट है, लेकिन जड़ता इसे सही से बताती है। जड़ता इसको कहना ज्यादा सही होगा, कहने का मतलब है आइडियाज प्रोजेक्ट नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मन को एकाग्र नहीं कर पाता, पेशेंट आधा पागल जैसा दिखता है। डिलीरियम ज्यादा नहीं होता और होता भी है तो बरबराना होता है। डिलीरियम से ज्यादा जड़ता है कुछ नहीं करना और कुछ भी न कहना। ये एक ज्यादा सिम्टम आपको हेलीबोरस में देखने में आता है। फिर भी मन की कंफ्यूजन आपको साफ देखने को मिलती है, वो सोच नहीं पाता। कई केसेस में जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो पेशेंट को जगाया जा सकता है और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे सोचने की कोशिश कर रहा है, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बस आधी खुली आंखों से चकराए हुए चेहरे के साथ डॉक्टर को घूरता है और अपनी उंगलियों के सिरे उठाता रहता है। वो मतलब प्रॉपर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, कुछ बोल नहीं पाता, थोड़ा बहुत मूवमेंट दे करके बस वो एक इस तरह की शून्यता में है। वो जब हेलीबोरस के पेशेंट से पूछते हैं तो वो बता नहीं पाता कि उसके मन में क्या है, जब तक कि वो बहुत उत्तेजित और व्याकुल ना हो जाए, बिल्कुल रेस्टलेस जब तक नहीं होता तब तक वो अपने अंदर की बात को निकाल ही नहीं पाएगा, अपने भावना को। लेकिन जब वो उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो स्पिरिट्स के बारे में बात करता है, भूत आत्माओं के बारे में बात करता है, या कहता है कि उसे डेविल्स दिखाई देते हैं। वो अपने इमेजिनेशंस में उन इमेजेस को देखता है जिनके बारे में उसने पढ़ा या देखा है, जैसे डेविल्स, हॉर्न्स, टेल के साथ, इस तरह कुछ भी हेलुसिनेशंस होते हैं। वो जो इमेजिन जैसे करता है वो चीज आता है। हेलीबोरस में एक अजीब सा, एक कहते हैं क्वासी हिस्टेरिकल कंडीशन होता है, एक तरह का पागलपन। वो ऐसा सोचती है कि उसने अपने अच्छे दिन, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रेस पीरियड जो होता है कि
मेरे अच्छे दिन मैंने वेस्ट कर दिए कुछ इधर उधर उठपटांग चीज करने में, तो वैसा उसको महसूस होता है कि उसने अपने अच्छे दिन जो है उसको पाप वगैरह करने में या कुछ गलत करने में उसने वेस्ट कर दिया है। औरंगमेट की तरह वो ऐसा सोचती है कि वो गलत कर रही है, कि वो एक अक्षम्य पाप कर रही है। ये पागलपन के सबसे करीब का मामला है समझिए। एक बूढ़ी औरत पर चोरी का आरोप लगने के बाद उसे इतना दिल पर ले लिया उसने कि वो फांसी लगा ली। अब इस सुसाइड ने गांव की औरतों पर ऐसा असर डाला कि वे एक के एक बाद एक मतलब एक एक करके औरत वगैरह जो है वो अपने आप को खुद को उसका दोषी मानने लगी कि मेरी वजह से बेचारी को ये हो गया, उसने उसको तकलीफ दिया था और उसका पाप उसको लगेगा। और इस तरह का डर उन पूरे गांव में उन महिलाओं में फैलने लगा। मतलब एक तरह समझिए कि आप ये सारी सिम्टम्स हैं जो कि आप मेंटल सिम्टम्स कह सकते हैं, माइंड पर, मन पर जिसका काम है, ब्रेन पर। उसके बाद चाइल्ड के सिम्टम्स बतला रहे हैं। तो चाइल्ड में कहते हैं कि हेलीबोरस में सबसे स्ट्राइकिंग टाइप बीमार बच्चा है। ये खासकर 2 से 10 साल के बीच में होता है। घूरना, पीठ के बल लेटना और आधी बंद आंखों से घूरना, आधा आंख बंद करके, जो कुछ बच्चों में आपको रेयरली देखने को मिलता है लेकिन होता है ये चीज। इस रेमेडी का ये टिपिकल लक्षण है। कभी कभी होंठ बिना आवाज के हिलते हैं। होंठ ऐसे हिलते हैं जैसे बच्चा कुछ कहना चाहता हो लेकिन पूछने पर वो शब्द भूल जाता है। हाइड्रोकेफेलस में तेज चीख होती है। मतलब हाइड्रोकेफेलस का जो केस होगा उस तरह के केसेस में तेज चीख, दिमाग की चीख, बच्चा सोते समय सीधे चिल्लाने लगता है, वो अपना हाथ सिर पे ले जाता है और एपिस की तरह चीखता है। लेकिन एपिस का हाइड्रोकेफेलस में ध्यान रखना है कि वो ज्यादा एक्टिव और एक्यूट होता है। एपिस एक्टिव और एक्यूट हाइड्रोकेफेलस के लिए ज्यादा उपयोगी है। हेलीबोरस क्या है कि वो लंबा चलने वाली बीमारियों में, इसका जो नेचर है हेलीबोरस का वो है कि लंबा चलता है, ये धीरे धीरे लंबा चलेगा। जो कुछ सडन सिम्टम होगा वो आएगा और जाएगा, जो वायलेंट सिम्टम होगा वो आएगा और जाएगा। लेकिन कुछ जो उसके जो रूट सिम्टम्स होंगे वो चलेंगे, वो लंबा रहेंगे, वो जल्दी छोड़ते नहीं है। एपिस का पेशेंट चादरें उतार देता है। इस पेशेंट को चादरों की परवाह नहीं होती, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो आसानी से परेशान नहीं होता, वो लिम्स को सिकोड़ कर पीठ के बल लेटा रहता है। अक्सर हाथों और पैरों से इनवॉलेंटरली वो मूवमेंट्स करता रहता है, ऑटोमेटिक वो कुछ मूवमेंट्स, मोशन हाथ पैर का करता रहेगा। कभी एक तरफ पैरालिसिस हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती रहती है। इस तरह का पैरालिसिस का एक तरफ सुन है बिल्कुल नहीं हिला रहा और एक तरफ का और वो मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यू। ये सिम्टम आपको देखने को मिलती है एपिस में। तो ये था एपिस के बारे में। अब उसके बाद बतला रहे हैं कि हेलीबोरस एपेथेटिक टाइफाइड जैसी बीमारी में यूजफुल है। ये सिम्टम्स इस रेमेडी की तरफ इशारा करती हैं। बाहरी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन रहना, छूने से या ज्यादा गर्मी से या बिल्कुल भी न ढके रहने पर पूरा खुला भी रहे, इस सब चीज से उसको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। वो गर्मी, ठंड, चुभन, छूने की या चुटकी के प्रति, मतलब कुछ चींटी लग जाए उसके प्रति सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं। सुस्ती दिखेगा आपको उसमें, जिसे टेक्स्ट में जिद्दी चुप्पी कहा गया है कि मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है। सुस्ती, एक शून्यता, वो ज्यादा उदासीन चुप्पी है। बोलने में असमर्थता, मतलब वो खुद को समर्थ ही नहीं पा रहा है बोलने में। ऐसा लगता है जैसे उसने जवाब देने से ही इनकार कर दिया हो, लेकिन वो जानता ही नहीं कि जवाब कैसे देना है। ऐसा नहीं कि जवाब जानता ही नहीं, ये सब सोच ही नहीं पा रहा हो। इस तरह के लोगों में कभी कभी फिक्स्ड आइडियाज भी देखे जाते हैं जो थोड़े ऑफ बैलेंस या अजीब तरह के होते हैं। इनके जो आइडियाज होते हैं वो थोड़ा सा अजीब तरह के होते हैं और वो फिक्स्ड आइडियाज बना रहता है। वो जो भी पक्का कर लेते हैं उसको बना ही रहता है, उसको हटाते नहीं है, जबकि उनका ज्यादा लॉजिक नहीं होता। उसे बदलने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, वो पक्का क्यों है। ऐसे औरत का फिक्स आइडिया हो जाता है कि वो एक निश्चित दिन मरेगी और कुछ भी उसके दिमाग से नहीं निकाला जा सकता। वो पक्का कर लिए कि वो एक दिन मरना है उसको। ये एकोनाइट की तरह नहीं है क्योंकि इसमें मौत का डर नहीं है। वो उस बतला रही है कि एक दिन वो मर जाएगी, बस बात खत्म। एकोनाइट में मौत का डर होता है और वो मौत का समय बतलाता है। सबसे स्पेसिफिक चीज जो आपको एकोनाइट में देखने को मिलता है कि वो आपको टाइम बतलाता है। हेलीबोरस में क्या है कि वो आपको टाइम नहीं बतलाता, मौत का समय नहीं बतलाता। वो डर भी नहीं दिखलाता, उसको घबराहट भी नहीं है मौत से। बस वो बतला रहा है कि एक दिन मर जाए। बतला भी नहीं रहा है, बतला रही है। इसको रही है बतला रहे हैं जब, तो समझिए कि फीमेल में इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा देखने पर आपको हेलीबोरस, आप उस तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ता सिम्टम मैच कर रहा हो तो मेल हो या फीमेल, काम तो दोनों पर करता ही है। फिक्स्ड आइडिया होता है कि उसने कोई पाप किया है जिसे वो कभी कभी बताती है या सिर्फ थोड़ा सा मेंशन करती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत रियल होता है। उसको अपने आप में इमेजिनेशन कि कुछ पाप की है, आपको ठीक से बोलेगी नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगी आपके सामने, और अपने आप में वो बहुत सोचती है कि नहीं एकदम बिल्कुल सही है, वो जो सोच रही है एकदम सही है, पाप तो हुआ है उससे। इस तरह के सेल्फ गिल्ट में और इस तरह के पागलपन में रहना। उसके बाद बतला रहे हैं माइंड कि जब पेशेंट चल फिर सकता है तो वो उदास दिखता है। जब पेशेंट मतलब नॉर्मल है, चलने फिरने की स्थिति में है, तो वो उदास दिखता है क्योंकि वो बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती और दुखी मूड में दिखती है। लेकिन उसमें एरम जैसा विलाप नहीं होता है, जैसे फर्श पर चलना और हाथ मरोड़ना। ये एक उदासीन स्टेट है।
वो उदास और दुखी दिखती है, जबकि शायद वो ज्यादा सोचती भी नहीं है। सांत्वना देने की कोशिश करने पर जब तक पेशेंट सोच सकता है, परेशानी और बढ़ जाती है। बिल्कुल नेट्रम म्यूर की तरह, जैसे नेट्रम म्यूर में भी आप देखते हैं कि सांत्वना सिंपैथी देने पर कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, लेकिन नेट्रम म्यूर की कंप्लेंट्स इससे बिल्कुल अलग होती हैं। अगर हेलीबोरस का पेशेंट अपने सिम्टम्स पर ध्यान दे पाता है तो उसको महसूस होता है कि वो जो है थोड़ा सा ठीक हो रहा है, उसकी सिम्टम्स ठीक हो रही हैं। कभी कभी इस रेमेडी में कन्वल्सिव मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन वो ज्यादातर ऑटोमेटिक होती हैं। ऐसी मूवमेंट्स जिनका विल से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब अपने इच्छा से, वो स्वेच्छा से नहीं हो रही होती हैं, वो खुद ब खुद हो रही होती हैं, इनवॉलंटरीली हो रही होती हैं। वो बस मूवमेंट्स करता रहता है, जैसे कोई एब्सेंट माइंडेड स्टेट में कर रहा हो, जैसे कुछ बेहोशी की हालत में वो कुछ मूवमेंट उसका हाथ पैर लिम्स कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो कर रहा होता है। हेलीबोरस का पेशेंट हर जगह बिनम्ड हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल सुन्न हो जाता है, पूरा सेंसोरियम सुन पड़ जाता है, उसका एकदम जड़ता छा जाती है, उसकी जनरल सेंसिबिलिटी ही कम हो जाती है। टेक्स्ट कहता है, मतलब कहते हैं, फिर वो बतला रहे हैं कि टेक्स्ट में कहा गया है कि विजन अनइम्पेयर्ड, विजन जो है उसके अनइम्पेयर्ड, फिर भी वो इम्परफेक्टली देखता है। वो माने विजन उसके अनइम्पेयर्ड है, विजन इम्पेयर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इम्परफेक्टली देखता है, अधूरा देखता है। वो उस ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देता जिस पर उसकी नजर टिकी होती है, यानी उसका रेंज ऑफ विजन, क्योंकि दृष्टि की जो सीमा है वो सही दिखती है, लेकिन अगर उसे थोड़ा पूछा जाए कि उसने क्या देखा तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। उसकी मेमोरी यानी उसका माइंड जो है, उसकी स्मृति जो है, उस पर उसका कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, उसका यानी वो चीज जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट का उसके दिमाग पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है। वो ये एक्सप्लेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा वो भी क्या देख रहा था या किस चीज पर उसका नजर है। उसके बाद देखते हैं इसके वर्टिगो और हेड के सिम्टम्स। तो कहते हैं कि चक्कर आते हैं, साथ में नोजिया, माने हेलीबोरस में, आप हेलीबोरस के केस में चक्कर देख सकते हैं, नोजिया देख सकते हैं, मितली वोमिटिंग आपको देखने को मिलती है। झुकने से चक्कर आता है, आगे की तरफ अगर झुकते हैं या किसी तरफ झुकते हैं तो चक्कर जैसा महसूस होता है। जड़ता के साथ, एक सुनपन के साथ सिर घूमता है और एकदम उछलने जैसा रहता है। बच्चा पीठ के बल लेटता है और सिर को इधर उधर घुमाता रहता है। आप ऐसे हाइड्रोकेफालस में भी ये ज्यादातर सिम्टम देखने को मिलता है, इसलिए हाइड्रोकेफालस के बारे में कहा जाता है कि हेलीबोरस एक अच्छा रेमेडी जो है हो सकता है हाइड्रोकेफालस के लिए, क्योंकि लगभग हाइड्रोकेफालस के बच्चा में देखा जाता है ये सिर ऐसे ऐसे घुमाने वाला ये सिम्टम होता है। आंखें आधी खुली रहती हैं और वो सिर के पीछे वाले हिस्से को तकिए में दबाता रहता है, सिर के पीछे वाले हिस्से को तकिया में चाहेगा कि वो दाब करके रखे, उस पर वजन दे। ये थोड़ा बेहोशी और थोड़ा गर्दन के पीछे की मसल्स में खिंचाव से राहत पाने के लिए होता है। इसे थोड़ा सा उसको होश जैसा है, थोड़ा सा प्रेशर पड़े और पीछे की, मतलब आपके कहें कि इधर की जो मसल्स है उसमें जो खिंचाव जैसा उसको फील हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के एरिया का, ये मसल्स छोटी होती रहती हैं, ऐसा उसको महसूस होता है जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे जैसे वो उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस में होता है, जब तक कि सिर पूरी तरह से पीछे की ओर न चला जाए, सिर पीछे पूरा खींच न दे। सिर में जलन होती है, शूटिंग पेन्स, बिल्कुल चमकने वाला दर्द, एकदम कंजेशन की वजह से एक दबाने जैसा दर्द होता है, सिर में प्रेसिव पेन होता है। वायलेंट ऑक्सीपिटल हेडेक आपको देखने को मिलता है, तेज एकदम दर्द सिर का पिछला हिस्सा में। उसके बाद ऑक्सीपिट यानी कि सिर के पिछले हिस्से में डल एचिंग, एकदम धीमा कंटिन्यू रहने वाला जो है दर्द रहता है। ऑक्सीपिट एकदम बिनम्ड सा, एकदम शून्य सा महसूस होता है। पूरा वुडफुलनेस माने जैसे लकड़ी जैसा भरापन, कंजेशन, प्रेशर, ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं। उसके बाद हेडेक बतलाते हैं कि सिर की मूवमेंट और चेहरे का अपीयरेंस जो है ब्रेन में कंजेशन होने पर दिखाई देता है। मैंने बच्चों को देखा है जो मॉडरेटली एक्यूट लेकिन पैसिव पहले स्टेज से गुजरने के बाद हफ्तों तक इस स्टूपिड स्टेट, मतलब एक बेवकूफ सी स्थिति में पड़े रहते हैं जब तक उन्हें हेलीबोरस नहीं दिया जाता। माने हेलीबोरस का एक शून्यता और जड़ता में इतना गहरा प्रभाव है। जब ये दी जाती है तो रिपेयर, मरम्मत शुरू होती है, तुरंत नहीं, धीरे धीरे। ये रेमेडी, मतलब ध्यान रखना है कि हेलीबोरस काम करता है तो आराम आराम से, ये शून्यता धीरे धीरे जाएगी। ये रेमेडी दिमाग और स्पाइनल ट्रबल्स के इन स्लो, स्टबर्न, स्टूपिड केसेस में धीरे धीरे काम करती है। कभी कभी हेलीबोरस देने के बाद भी आपको अगले दिन या उसके अगले रात तक भी हो सकता है कि कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको स्वेट हो जाए, मैंने स्वेट मतलब पसीना हो जाए, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब हो, मतलब एक रिएक्शन जैसा, एक चेंज जैसे शुरू हो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखने के लिए कहते हैं कि इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोई रेमेडी नहीं देनी चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं करना है उसको। ये रिएक्शन के साइंस हैं। अगर बच्चे में रिकवर होने के लिए थोड़ी भी विटैलिटी है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वोमिटिंग को किसी रेमेडी से रोका जाता है तो हेलीबोरस का एंटीडोट हो जाएगा, यानी कि हेलीबोरस का काम वहां पे खत्म हो जाएगा, वो आगे असर नहीं करेगा।
वोमिटिंग, डायरिया या स्वेट को अकेला छोड़ दो। अगर हो रहा है तो उसको थोड़ा समय के लिए होने दीजिए और वो दिन होते होते ठीक हो जाता है। बच्चा गर्म हो जाएगा और कुछ दिनों में होश में आ जाएगा। फिर क्या होगा? अब यहाँ पे डॉक्टर केंट पूछ रहे हैं कि फिर क्या होगा, जरा इमेजिन करो इन सुन फिंगर्स को, हैंड्स, लिम्स, इन सारे स्किन वगैरह जितने भी सुन पड़े हैं सबको। स्टूपिड बच्चे के जागने का एविडेंस क्या होगा? मतलब एक बिल्कुल सा और सुन पड़ा सा जो बुर्बक जैसा बच्चा हो गया था, बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसके जागने का क्या होगा, उसका एविडेंस क्या होगा? अब ये जानना जरूरी है। डॉक्टर केंट कहते हैं कि ये जानना जरूरी है। ये होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की टीचिंग का हिस्सा नहीं है। ये होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका में मेटेरिया मेडिका पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की टीचिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इस रेमेडी को देने के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बतलाते हैं ताकि आपको कुछ अंदाजा लग सके। तो कहते हैं कि ये एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है जो आप देखेंगे अगर आप हेलीबोरस केस और जिंकम केस को देखते हैं। जिंकम अगर पॉसिबल है तो हेलीबोरस से भी ज्यादा गहरी अपनी ड्रेडफुल स्टेट, मतलब एकदम भयंकर स्थिति में भी जड़ता में होता है। उसका जो पेशेंट होता है वो और भी ज्यादा जड़ता में होता है। खैर, उस बच्चे की फिंगर्स टिंगल करने लगेंगी, मतलब उनकी उंगलियों में झुंझुनाहट आएगी। जैसे ही वो अपनी नॉर्मल नर्वस कंडीशन में आएगा, उसकी तंत्रिका तंत्र जो है वो सामान्य काम करने की स्थिति में आएंगी, वो वापस आती हैं, फिंगर्स टिंगल करने लगती हैं। नोज, ईयर्स, ये सारे जो है इस सब में झुंझुनाहट बच्चा महसूस करेगा और बच्चा चीखना शुरू कर देता है और इधर उधर उछलता और बिस्तर पर लुढ़कता है। नेबर्स आकर कहेंगे कि मैं उस डॉक्टर को भेज दूंगा, मतलब कि मैं कुछ किसी स्पेशल डॉक्टर को भेज दूंगा अगर वो आपके बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ नहीं देता। यानी कि बच्चा जो थोड़ा सा झुंझुनाहट वगैरह बतला रहा है या इधर उधर उछल कूद कर रहा है, थोड़ा सा इस तरीका का कर रहा है, तो लोग आपको नेबर्स करने का, तो कोई भी जो ज्ञान देने वाले लोग होते हैं आपके आसपास में, वो कहेंगे मैं फलाने डॉक्टर को, मैं उस वाले डॉक्टर को जानता हूँ, वो इलाज कर देगा। अगर ये आप जिससे इलाज करा रहे हैं वो इसको कि इस तरीका से नहीं, ये सब बात नहीं सुनना है किसी का। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे 24 घंटे में एक डेड बॉडी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज नहीं करना है, उसका बीमारी बदतर हो जाएगा, बुरी स्थिति में चला जाएगा। वो बच्चा ठीक हो रहा है, उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि हेलीबोरस उस पर असर कर रहा है, उसके सिम्टम्स में चेंज ला रहा है, उसको थोड़ा सा समय दो, उसको अकेला छोड़ दो। आप इन केसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि आप इन केसेस को, इस तरह केसेस को संभाल नहीं पाएंगे अगर आप फादर को अकेले कमरे में ले जाकर केस के बारे में नहीं बताते हैं। मदर को मत लो, क्योंकि माँ को इस बीच में मत लो, क्योंकि उसे इसके बारे में एक शब्द भी मत बताओ, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर केंट, जब तक कि वो अनयूजुअली एक्सीलेंट मदर, मतलब असाधारण महिला न हो, क्योंकि वो उसका बच्चा है और वो सिंपैथेटिक है, वो सहानुभूतिपूर्ण है, उसमें एकदम ममता जो होता है माँ के अंदर, तो माँ जल्दी समझ नहीं पाती है बच्चे के तकलीफ को। और जब वो बच्चे को रोते हुए सुनेगी तो रोएगी, वो अपना आपा खो देगी। वो मैंने इसीलिए कहा कि आप जाकर के पिता से बात करो, उनसे जाकर के ये करो, क्योंकि माँ को समझ में नहीं आने वाला है बात। अगर आप पिता से उसके जाकर के पहले से ही अलग ले जाएं और बताएं कि क्या होने वाला है, उसे समझा दें अगर, ताकि वो खुद देख सके और उसे बताए कि अगर ये होने नहीं दिया तो इस रेमेडी में, मतलब इस तरह का अगर हस्तक्षेप करेंगे तो इस तरह के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बच्चा ठीक हो रहा है, उसको छोड़ दो, उसको ठीक होने दो। तो वहां पर आपको, और यहाँ तो डॉक्टर केंट सीधा कहते हैं कि आप बच्चा खो दोगे। मतलब अगर इस तरह का सुनपन था और हेलीबोरस इस तरह के सिम्टम्स पर ले आया है, और कहते हैं कि उस तरीका से अगर उस जगह पर छेड़छाड़ किया जाए बच्चे के साथ, तो कहा जाता है कि बच्चे को खो दोगे। ये डॉक्टर केंट कह रहे हैं, हालांकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होना चाहिए। अब वो किस संदर्भ में, किस केस को लेकर के, क्योंकि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बतला रहे हैं, तो हमें बस यहाँ से रेफरेंस लेना है कि नुकसान होगा, ये समझना है। अब कहते हैं ये ऑफुल पेन, यानी कि एकदम भयानक दर्द नहीं है, ये बहुत तेज दर्द नहीं है, बल्कि इचिंग, खुजली, टिंगलिंग और फॉर्मिकेशन, यानी कि चींटियों के चलने जैसा एहसास, जो एक्सट्रीम एगोनी, एकदम अत्यधिक पीड़ा का अपीयरेंस पैदा करते हैं। कभी कभी बच्चे के बॉडी के हर हिस्से में एक हफ्ते तक ये सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, उनको आपको छेड़ने का जरूरत नहीं है। मुश्किल से हफ्ता भर का समय देंगे आप तो वो ठीक हो ही जाएंगे। अब आगे कहते हैं कि ये सब आपको नर्वस कर देगा, आपको घबरा देगा। केस को बहुत देर तक देखते मत रहो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रेमेडी बदल देंगे। मैंने उनका कहना है कि बहुत ज्यादा आप उस सब चीज को मत देखो। आपने दवा दी है, दवा का ये रिजल्ट आपको दिखा है, अब उसको आप समय दो। आप अगर देखते रहेंगे ना, उसमें ज्यादा दिमाग लगेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वाला सिम्टम है, ये वाला सिम्टम है, फिर आप उस सिम्टम करके और आप दवा बदल देंगे। उसको हफ्ता भर का समय चाहिए। कहते हैं कि मैंने ओल्ड स्कूल डॉक्टर, मतलब ओल्ड स्कूल डॉक्टर कहने का मतलब पुराने तरीके से जो इलाज करने वाले चिकित्सक हैं, उनके हाथों में ऐसे एक भी क्योर के बारे में नहीं सुना है, ये डॉक्टर केंट का कहना है। उसके बाद फेस बतलाते हैं कि फेस बहुत
सिकली अपीयरेंस होता है, बिल्कुल बीमार जैसा दिखता है, धंसा हुआ, धीरे धीरे जैसे इमेसिएटिंग हो रहा है। ये सूटी अपीयरेंस मतलब कालिख जैसा दिखने वाला कहते हैं कि होता है, जैसे नॉस्ट्रिल्स नथुनों और आईज के कॉर्नर्स में कालिख जम गई हो उस तरह का। आप कहेंगे कि पेशेंट मरने वाला है, उसका चेहरा इस तरह से उतरा रहता है। हेलिबोरस के बिना शायद ऐसा ही होगा, मतलब हेलिबोरस अगर न दिया जाए और इस तरह की जड़ता है तो शायद ऐसा ही होने वाला है। ये रेमेडी उन केस के लिए फिट है जिनके बारे में एलोपैथी कुछ नहीं जानता और जिनके लिए उनके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाती। मतलब ये उस तरह की सुन्नता या उस तरह कहें कि कोमा के कंडीशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं हेलिबोरस को, काफी डीप एक्टिंग रेमेडी है। उसके बाद कहते हैं कि उसका प्रोग्नोसिस हमेशा अनफेवरेबल होता है। फेस बेशक मेंटल सिम्टम्स को एक्सप्रेस करता है, रिंकल्ड फोरहेड, कोल्ड स्वेट से नहाया हुआ, फेस का पेलनेस पीलापन चेहरे का, हेड में हीट आपको सर में गर्मी सा, फेस की मसल्स में पिचिंग आपको देखने फरकन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। हमें आईब्रो का नेटिंग यानी कि सिकुड़ना और फोरहेड के रिंकलिंग झुर्रियां पड़ना इसी तरह की ब्रेन ट्रबल में मिलता है। हमें लाइकोपोडियम में भी इस तरह का रिंकलिंग मिलता है, लेकिन ट्रबल लंग्स में होती है। इस रेमेडी में नॉस्ट्रिल्स डायलेटेड हुए रहते हैं और सूटी होते हैं यानी कि काले जैसे होते हैं, ज्यादा फरफराना नहीं लेकिन एक्सट्रीमली डायलेटेड, बहुत ज्यादा फैले हुए, आईबॉल्स ग्लासी बिल्कुल कांच जैसे, और लिड्स जो है पलके जो है वो स्टिकी चिपचिपी हो जाती हैं। उसके बाद आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतला रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि इन बुखारों में बहुत ज्यादा प्यास रहती है, अनयूजुअल कनाइन हंगर, एकदम बहुत ज्यादा राक्षसी भूख आपको दिखेगा, नोजिया वोमिटिंग नॉन डिस्क्रिप्ट माने कि बिल्कुल अनिर्दिष्ट होता है, उसका कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रूविंग के अर्ली पार्ट मतलब शुरुआती हिस्से में डायरिया और डिसेंट्री दिखते हैं। कोपियस व्हाइट जिलेटिनस स्टूल, बिल्कुल भरपूर सफेद जेली जैसा आपको मल देखने को मिलता है। मल केवल पेल टिनेसियस म्यूकस यानी कि पीले चिपचिपे बलगम का होता है, और फिर पैरालिटिक कंस्टिपेशन होता है, और ये प्रोस्ट्रेटेड बिल्कुल भी थका हुआ सा इमेसिएटेड रहेगा, कमजोर एकदम। ब्रेन केसेस में दिमाग के मामले में जैसे ऊपर बताया गया है, कई दिनों तक स्टूल या बॉवल्स जो है वो किसी भी तरह के एक्शन के बगैर पड़े रहते हैं। 1 या 2 दिन बाद वो इंजेक्शंस का भी रिस्पॉन्ड नहीं देते, मतलब सुइयां जो चुभाई जाती हैं उनका भी वो रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। लिटिल हार्ड ड्राई स्टूल उसमें आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा सूखा हुआ सा रुखा हुआ सा। फिर भी जब रिएक्शन आती है तो आमतौर पर डायरिया, स्वेट यानी कि पसीना, वोमिटिंग, ये सारी चीजें आपको तीनों कंडीशन जो है एक साथ दिखने लगती हैं। पेशाब रुका हुआ या फिर दबा हुआ होता है, बिल्कुल रिटेन्ड या फिर सप्रेस्ड रहता है। कभी कभी अनकॉन्शसनेस माने कि अनजाने में टपकता रहता है आपका यूरिन जो होता है। यूरिन फीबल स्ट्रीम मतलब कि एकदम कमजोर धारा आराम आराम से निकलता है, एकदम फ्लो में जो है पावर नहीं रहता। ब्लडी यूरिन खून मिला हुआ मिक्सचुरेशन के साथ आपको पेशाब देखने को मिलता है। पेशेंट पीठ के बल लेटा रहता है। लिम्स मतलब बिल्कुल हाथ पैर जो है लिम्स जो है अपने सिकोड़े हुए। ग्रेट डेबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा कमजोरी। ग्रेट रिलैक्सेशन एकदम शिथिलता, मांसपेशियां बिल्कुल भी काम नहीं करती, काम करने से एकदम जैसे मना कर दी हो। शिशुओं में कन्वल्सन्स देखने को मिलते हैं, दौरे पड़ते हैं शिशुओं में। कंससनेस के साथ एपिलेप्सी होती है। ट्रोमेटिक टेटनस मतलब जिसे आघात जन्य टेटनस होता है। कांस्टेंट सोमनैम्बुलिज्म माने कहते हैं कि निरंतर नींद में चलना जो कहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। उसे फुल कंससनेस मतलब पूरी चेतना में नहीं लाया जा सकता, कभी पूरा होश में आता ही नहीं। सुपर स्लीप मतलब बिल्कुल गहरी नींद आती है, सोने में एकदम ठीक है, बेहोश सा होकर के सोएगा, और बेहोशी ही तो उसकी प्रॉब्लम है, बेहोशी बेहोशी तो उसकी और कहें कि बीमारी है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में हेलीबोरस के बारे में बतलाई हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 2 खास चीज तो अभी आपके पास अवेलेबल मिल जाता है। एक है कि होम्योपैथी के लगभग इंपॉर्टेंट मेडिसिन के इंटर रिलेशन यानी कि फार्माकोकिनशिप की आप अलग माने कोई हेलिबोरस ये तो हेलिबोरस के अन्य होम्योपैथिक दवाओं के साथ किस तरह के संबंध है, यानी कि इसका एंटीडोट कौन है, ये किसका एंटीडोट है, फॉलोज वेल इसको कौन करती है, ये किसको फॉलो वेल करता है, या फिर इसके लिए कॉम्पेटिबल सिमिलर इस तरह की डोजेज पोटेंसी। तो पूरा एक शॉर्ट्स का सीरीज है, शॉर्ट्स में ही आपको देखने को मिल जाता है सारा चीज। हर दवा के बारे में शॉर्ट्स बनाया हुआ है, उसकी सारी चीजें डिटेल में आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एकदम 1 से 2 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाता है। दूसरा चीज केंट मेटेरिया मेडिका पूरा का पूरा इजी लैंग्वेज में डालने का मेरा प्रयास है, जिसको कि हम अपग्रेड भी कर रहे हैं अपने वर्जन को कंटिन्यू, और उसके साथ साथ आप
कहें कि चैप्टर खास करके इसमें क्या होता है कि नॉर्मली केंट मेटेरिया मेडिका पढ़ने जाए तो पूरा मेटेरिया मेडिका आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे इस वीडियो में क्या है कि आपको चैप्टर क्लासिफाइड मिल जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं और वहां पर आपको जो है अलग अलग चैप्टर आपको और टाइम कोड के साथ आपको टाइम स्टैम्प के साथ दिया हुआ है। आप वहां से स्पेसिफिक जो भी आपको रिक्वायर्ड चैप्टर है उसको पढ़ते हैं और आप आगे निकल। जैसे हेलीबोरस का आपका अगर सिर्फ स्टूल ही देखना है या सिर्फ यूरिन ही देखना है तो इस तरह के सिम्टम्स में आपको पूरा वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं है या पूरा मेटेरिया मेडिका पढ़ने का जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक उस कोटेशन पर गए उस और पैराग्राफ पे गए और वहां जाकर के उसको पढ़ लिया। तो ये एक एक्सेसिबल थिंग है। उसके साथ आने वाले समय में आपको पूरा का पूरा एफोरिज्म बहुत डिटेल्ड में और शॉर्ट में समझाया हुआ उसका सीरीज आने वाला है। और बाकी रिपेटरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीजें तो चलती ही रहती हैं। तो इस चैनल पर आपको काफी होम्योपैथी की डीप जानकारी और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर कुछ इलाज के बारे में जानकारी चाहिए हो, प्रिस्क्राइब करवाना चाहते हो मेडिसिन और दवाओं के बारे में कुछ डीप जानकारी चाहिए हो, मुझसे बात करनी हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपको कमेंट करने से पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये सारी जानकारी है साथियों, इसके साथ वीडियो करेंगे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।